नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। पंजाब की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि सत्ता का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है, लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह पंजाब के सामाजिक और राजनीतिक अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रश्न है। एक ऐसा प्रश्न जो पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने हाल ही में अपनी ही पार्टी के भीतर प्रतिनिधित्व को लेकर जो सवाल उठाए, वे केवल एक नेता की नाराजगी नहीं है, वे पंजाब की 1/3 आबादी के उस असंतोष का प्रतीक है जो दशकों से चला आ रहा है। आज हम गहराई से विश्लेषण करेंगे पंजाब के उस समुदाय का जिसकी आबादी तो राज्य में सबसे अधिक है, जिसे चुनाव के समय किंग मेकर कहा जाता है, लेकिन जब संसाधनों और असली ताकत की बात आती है तो वह हाशिए पर नजर आता है। हम बात कर रहे हैं पंजाब के दलित समुदाय की। आइए आंकड़ों से शुरुआत करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार पंजाब में दलित आबादी लगभग 32% है। वर्तमान राजनीतिक अनुमानों में इसे 35% तक माना जाता है। यह अनुपात पूरे भारत में किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है, यानी पंजाब का हर तीसरा व्यक्ति दलित समाज से आता है। 117 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें इस समुदाय के लिए आरक्षित है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ सामाजिक रुतबा और आर्थिक शक्ति जमीन से तय होती है और यहीं पर यह भारी भरकम आबादी कमजोर पड़ जाती है। कृषि जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि राज्य की कुल खेती योग्य जमीन में से दलित समुदाय के पास मात्र 3.5% जमीन का स्वामित्व है। आबादी 32% और जमीन सिर्फ 3.5%। यही वह खाई है जो इस समुदाय को राजनीतिक रूप से वोट बैंक तो बनाती है, लेकिन आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होने देती। लेकिन इस राजनीतिक समीकरण को समझने के लिए हमें पंजाब के नक्शे और वहां की सामाजिक बुनावट को गहराई से समझना होगा, क्योंकि पंजाब का दलित वोट बैंक कोई एकजुट गुट नहीं है। यह क्षेत्रों और उपजातियों में बटा हुआ है और पार्टियां इसी बंटवारे का खेल खेलती हैं। आइए इसे जरा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बात दोआबा क्षेत्र की, यानी जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर और कपूरथला। यह क्षेत्र दलित राजनीति का पावर हाउस माना जाता है। यहाँ रविदासिया और आद धर्मी समाज का प्रभुत्व है। यह वर्ग आर्थिक रूप से थोड़ा सबल है। विदेशों में बसे एनआरआई भाईचारे से इन्हें मदद मिलती है और यहाँ डेरा सचखंड बल्लान जैसे डेरों का राजनीतिक प्रभाव बहुत गहरा है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यह पारंपरिक गढ़ रहा है। इसके विपरीत जब हम माझा और मालवा की बात करते हैं तो समीकरण बदल जाते हैं। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में मजहबी सिख समुदाय की आबादी सबसे अधिक है। यह वर्ग मुख्य रूप से कृषि मजदूरी से जुड़ा है और इनके मुद्दे दोआबा के दलितों से थोड़े अलग हैं। मजहबी सिख समुदाय पारंपरिक रूप से पंथिक भावनाओं से जुड़ा रहा है और लंबे समय तक अकाली दल का कोर वोट बैंक रहा है, जो अब धीरे धीरे खिसक कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ गया है। यही वह डिवीजन है जो रविदासिया बनाम मजहबी सिख की वजह से, जिसके कारण से 32% आबादी होने के बावजूद यह समुदाय कभी भी एक किंग की भूमिका में नहीं आ पाता। और अब बात करते हैं कि 2027 के लिए पार्टियां इस बंटवारे को कैसे साध रही हैं। सबसे पहले बात शिरोमणि अकाली दल की। अकाली दल आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। सुखबीर बादल और अकाली नेतृत्व यह अच्छी तरह जानता है कि उनका पारंपरिक जाट सिख वोट बैंक बिखर चुका है। ऐसे में उनकी नजर अब पंथ और भाईचारे की वापसी पर है। अकाली दल की रणनीति अब किसान मजदूर एकता के नारे को पुनर्जीवित करने की है। वे मजहबी सिख समुदाय को यह याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकाश सिंह बादल के समय में शुरू की गई आटा दाल स्कीम और शगुन स्कीम ही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा थी। अकाली दल यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि दिल्ली की पार्टियां, चाहे वो आप हो या बीजेपी, पंजाब के पंथिक ताने बाने को नहीं समझती। अकाली दल बहुजन समाज पार्टी के साथ अपने पुराने संबंधों की दुहाई देकर दोआबा में भी अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रहा है। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के सामने चुनौती अलग है। चरणजीत सिंह चन्नी, जो खुद दोआबा क्षेत्र से आते हैं, वे पूरे पंजाब के दलित चेहरे के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर का जाट नेतृत्व इससे असहज है। कांग्रेस को डर है कि अगर उन्होंने चन्नी को पूरा अधिकार दिया तो जाट वोट बैंक खिसक जाएगा और अगर नहीं दिया तो दलित वोट बैंक में सेंध लग जाएगी। वहीं पर आम आदमी पार्टी इस जातिगत गणित से हटकर वेलफेयर पर खेल रही है। वे मजहबी सिख और वाल्मीकि समाज, जो अक्सर आर्थिक रूप से ज्यादा कमजोर हैं, उन्हें मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल और मुफ्त बिजली के जरिए अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं। और अंत में बीजेपी की रणनीति इन सब में सबसे अलग है। वे पंजाब में सोशल इंजीनियरिंग का एक नया प्रयोग कर रहे हैं। वे उन छोटी उपजातियों को टारगेट कर रहे हैं जिन्हें लगता है कि बड़े दलित नेताओं ने उनकी अनदेखी की है।
बीजेपी केंद्र की योजनाओं और राशन का सीधा लाभ दिखाकर पंजाब के ग्रामीण दलित वोट बैंक में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। तो 2027 के चुनाव की तस्वीर क्या है? समीकरण साफ है। पंजाब एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां चारों प्रमुख पार्टियां अलग अलग दिशाओं से इस 32% वोट बैंक को घेर रही हैं। शिरोमणि अकाली दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और पंथिक भाईचारे के सहारे अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहा है। भाजपा पंजाब में नई खिलाड़ी है जो अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए दलित समाज की छोटी उपजातियां और वंचित वर्गों में पैठ बना रही है। वहीं कांग्रेस एक धर्म संकट में है। उन्हें तय करना है कि क्या वे चरणजीत सिंह चन्नी को कमान सौंपकर अपने कोर वोट बैंक को एकजुट रखेंगे या अंदरूनी कलह का शिकार होंगे। और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के लिए यह इम्तिहान है कि क्या उनकी वेलफेयर स्कीम्स पंजाब के जटिल जातिगत समीकरणों को तोड़ पाएंगी। लेकिन इन राजनीतिक चालों से बड़ा सवाल खुद इस समाज के लिए है। जब तक पंजाब का दलित समुदाय दोआबा के रविदासिया और मालवा के मजहबी सिखों के खांचों में बटा रहेगा, तब तक वह केवल एक वोट बैंक बना रहेगा, पावर सेंटर नहीं। 32% आबादी होना एक आंकड़ा है, लेकिन उस आबादी का एक होकर वोट करना ही असली ताकत है। 2027 का चुनाव यह तय करेगा कि यह समुदाय सत्ता में भागीदार बनता है या फिर से लाभार्थी बनकर रह जाता है। पंजाब की सियासत की हर बारीक खबर के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक ट्रिब्यून के साथ। नमस्कार।